लखनऊ। नए आपराधिक कानून को लेकर कार्यशाला। कार्यशाला में डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी टेक्निकल नवीन अरोरा, डीजीपी आईपी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद। देश में 25 दिसंबर 2023 को नए कानून बनाए गए। 1 जुलाई 2024 को देश भर में नए आपराधिक कानून प्रभावी रूप से होंगे लागू। कानून लागू होने के बाद अदालत के निर्णय आने पूरी प्रक्रिया होगा ऑनलाइन। भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। नए आपराधिक कानून से 3 वर्ष के अंदर न्याय मिल सकेगा। नए आपराधिक कानून के प्रमुख बिंदु: 3 वर्ष के भीतर पीड़ित को मिल सकेगा न्याय। तारीख पर तारीख के चक्कर से मिलेगी आज़ादी। 35 धाराओं में समय सीमा की गई तय। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने के 3 दिनों में दर्ज करनी होगी एफआईआर। यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों पूरी करनी होगी जांच। पहली सुनवाई 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान। भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी में 90 दिनों के भीतर केस होगा दर्ज। 45 दिनों के अंदर पूरी होगी आपराधिक मामलों की सुनवाई। छोटे मामलों में सामुदायिक दंड का प्रावधान विधि भारतीय दर्शन के अनुरूप। 5,000 रु से कम की चोरी में सामुदायिक सेवा का प्रावधान। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान। महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित 35 धाराएं, जिनमें 13 नए प्रावधान, शेष में संशोधन। सामूहिक बलात्कार 20 साल का कारागार या आजीवन सजा। नाबालिग के सामूहिक बलात्कार में होगी आजीवन सजा या मौत की सजा। यौन संबंध के लिए झूठ बोलकर संबंध बनाना होगा अपराध। पीड़िता का बयान महिला अधिकारी की उपस्थिति में होगा। भगोड़े अपराधी को 10 साल की होगी सजा। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए मिलकर कदम उठाए जाएंगे। भगोड़े अपराधी की गैर मौजूदगी में अदालत में चलेगा मुकदमा। भारत के साथ अन्य देशों में जब्त होगी अपराधी की संपत्ति। अगले 50 सालों में हर संभव तकनीकी बदलाव होंगे। पुलिस कार्यवाही व अदालती कार्यवाही का होगा कंप्यूटराइजेशन। ई रिकॉर्ड 0 एफआईआर चार्जशीट डिजिटल होगी। 7 साल या उससे अधिक सजा के मामलों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य। जांच में होगा गवाही दर्ज करना अनिवार्य। पुलिस कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। बलात्कार पीड़िता के ई बयान का होगा प्रावधान। अदालत में ऑडियो वीडियो पेश करने का प्रावधान। गवाह अभियुक्त विशेषज्ञ पीड़ित अदालत में वर्चुअल पेश हो सकते हैं। राज्य व जिला दोनों जगहों पर अभियोजन निदेशक का प्रावधान। जिला स्तर पर अभियोजन निदेशक की 3 श्रेणियां होगी: अभियोजन निदेशक, अभियोजन उपनिदेशक, अभियोजन सहायक। सहायक निदेशक 7 वर्ष के कम सजा वाले मामलों में काम करेंगे। पूरे देश में एक समान न्याय प्रणाली की व्यवस्था। अब 4 प्रकार के न्यायिक अधिकारी होंगे: द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, कार्यकारी मजिस्ट्रेट। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर होंगे फैसले। मॉब लिंचिंग के मामलों में होगी 7 वर्ष की सजा। मॉब लिंचिंग में अगर कोई विकलांग हो जाता है तो आजीवन कारावास भी हो सकता है। संगठित अपराध पर होगा नया प्रावधान। अंतर्राज्यीय गिरोह पर अंकुश लगाना। आतंकवादी संपर्क वाले गिरोह पर अंकुश लगाना। वित्तीय धोखेधड़ी, जालसाजी, नकली मुद्रा, नकली नोट, सरकारी अपराधों को अपराध में चिन्हित किया जाएगा। अब पीड़ित कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकेगा। संबंधित जगह से फ्री में एफआईआर कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। 90 दिनों के अंदर एफआईआर की प्रगति बताई जाएगी। 3 वर्ष से कम सजा वाला व 60 वर्ष से ऊपर उम्र वाले लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले लेनी होगी अनुमति। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ब्रिटिश काल के राजद्रोह के कानून को किया गया समाप्त। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर होगी सख्त सजा। आतंकवादी कृत्यों के लिए आजीवन कारावास व मृत्युदंड की मिलेगी सजा। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्य जब साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी। छोटे और कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल होगा। मजिस्ट्रेट 3 साल तक की सजा के किए समरी ट्रायल कर सकते हैं। पहली बार अपराध करने वाले को 1/3 सजा पूरी करने पर मिल सकेगी जमानत। 1 जुलाई 2024 गवाहों की सुरक्षा के किए गवाह संरक्षण योजना होगी लागू। तो पूरे प्रदेश में भी इस नए आपराधिक कानूनों को भली प्रकार से लागू किया जा सके, जिससे जो पीड़ित पक्ष है उसको सरल, त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय प्राप्त हो। तो डीजीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम एडीजी पीआईबी श्री विजय कुमार जी से आग्रह करते हैं कि वे डीजीपी सर को प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। और अब हम एडीजी ट्रेनिंग श्री सुनील कुमार गुप्ता जी से
सादर अनुरोध करते हैं कि वे इन 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में मीडिया को अवगत कराने का कष्ट करें। आज यहाँ एकत्र सम्मानित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ नवीन आपराधिक कानूनों के संबंध में वार्तालाप कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश, आदरणीय पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर महानिदेशक पीआईबी और यहाँ पर उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मेरे प्रिय मीडिया बंधु, जैसा कि आप सब अवगत ही है और अभी आपको अवगत भी कराया गया है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे और इससे जो हमारी पहली दंड आधारित, दंड केंद्रित पूर्व प्रचलित भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके जो औपनिवेशिक कानून थे उनके एक युग का अंत हो जाएगा। भारतीयत्व से युक्त न्याय आधारित कानून का इन तीनों कानूनों के सेलिएंट फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या है और किस तरह से वो हमारे आम जन को, खासकर महिलाओं, बच्चों को, समाज के निर्बल कमजोर वर्गों को लाभान्वित करेंगे, प्रभावित करेंगे, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता, जिसने आईपीसी का स्थान लिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें जो नई अवधारणाएं हैं उसका समावेश करते हुए जो मुख्य परिवर्तन किए गए हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया कि दंड के रूप में अब सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, उसको भी शामिल किया गया है, जो कि हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है। जो छोटे अपराध होंगे, जो बहुत माइन्यूट से छोटे छोटे अपराध होते हैं, उनको बहुत लंबा प्रक्रियाओं में, जटिलताओं में उलझाने के बजाय उसमें मैजिस्ट्रेट्स को पावर होगी, जजेस को एंड कोर्ट्स को, कि वो कम्युनिटी सर्विस का छोटा दंड देके और उसको डिस्पोजल कर दें। लिंग भेद को समाप्त करते हुए जो पुरुष की परिभाषा है उसमें पुरुष, महिला और उभयलिंगी को भी सम्मिलित किया गया है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ट्रांसजेंडर्स, भारत की सीमा के बाहर से यदि कोई व्यक्ति भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है, अबेटमेंट, तो ऐसे अपराध को भी धारा 48 में दंडनीय बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे मामलों में जहां पर के हम लोग देखते हैं आतंकवाद वगैरह के नेटवर्क्स होते हैं जो आजकल, या साइबर क्राइम के नेटवर्क होते हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। क्राइम इंडिया में होता है और उनका किंग पिन्स या उनके जो सेंटर्स होते हैं वो बाकी किसी अंदर कंट्री में होते हैं। तो अभी तक हम लोग कभी दिक्कत महसूस करते थे, अब इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया। इसी तरह से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो कतिपय अपराध हैं उनको और अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई पुरुष किसी महिला को प्रवंचित करके उसके साथ मैथुन करता है तो धारा 69 में, प्रवंचित का मतलब है प्रॉमिस, मैरी करना, शादी करके प्रॉमिस करना, इस तरह से, तो 69 में, 69 में उसको दंडनीय बनाया गया अलग से। और इन सभी कानूनों को जो महिलाओं के विरुद्ध होंगे या बच्चों के खिलाफ होंगे, उन सबको आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता में शुरू में जगह दी गई है, जो कि लेजिस्लेचर की और भारत सरकार की और हमारे जो नीति नियंता है उनकी भावना को दर्शाता है कि किस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है उसके किस तरह से संवेदनशीलता की आवश्यकता है और किस तरह से हम सख्ती से उससे निपटना चाहते हैं। इसी तरह धारा 70 उपधारा 2 में 18 वर्ष से कम की आयु की किसी भी महिला के साथ भी सामूहिक बलात्संग किया जाता है तो उसको आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड के दंड से दंडनीय बना दिया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करेगा और उसके लिए किसी बालक से अगर वो भाड़े पर लेकर या उसको उकसाकर कोई अपराध कराता है या उसको अपराध में नियोजित करता है, एम्प्लॉय या नियुक्त करता है, तो धारा 95 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष के कारावास से और अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होंगे। जिसमें शायद इसकी जो मंशा है वो बच्चों से भीख मंगवाना और उस तरह की चीजें करते हैं सब लोग,
उस तरह की इसकी लेजिस्लेचर की मंशा है। अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नए अपराध के रूप में संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य को क्रमशः धारा 111, 112, 113 में दंडनीय बनाया गया है। झपटमारी जो चेन स्नैचिंग का अभी तक था, तो उसमें कई बार संशय की स्थिति रहती थी, उसको एक नया अपराध 304 में, धारा 304 में अलग से इसको दंडनीय बना दिया गया है। अब 5 व्यक्ति या उससे अधिक की भीड़ द्वारा अगर मॉब लिंचिंग का अपराध किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के मूल या उसके वंश या जाति या समुदाय या लिंग के आधार पर, तो उसको अलग से अपराध बनाते हुए ऐसे सभी व्यक्तियों को कठोर दंड यानी कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रद्रोह के अपराध को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर भारत की संप्रभुता, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी की जानी है, जैसे साक्ष्य संकलन की बात है। हर एक सर्च एंड सीजर जो होते हैं उसको भी वीडियोग्राफी करनी है और उसमें उस डाटा में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो फिर कोर्ट तक जाएगी। इन चीज़ों को भी देखा जाना है। उसके लिए एक लंबी क्रय प्रक्रिया भी चल रही है। शासन के द्वारा जो भी फंड्स हमें मिलने थे वो जारी किए जा चुके हैं। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो तात्कालिक रूप से नहीं होंगी, उनको अगले 5 साल में उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। तो उसको भी एक चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। प्रत्येक जनपद के सदर मालखाने का भी अपग्रेडेशन होना है। प्रत्येक जनपद में एक जो गवाही के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी होगा। शासन के द्वारा इसमें एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम और उनको जो गवाह आते हैं उनको टीएडीए दिया जाना आदि आदि चीज़ें शामिल हैं। उनको भी इंश्योर कराया जा रहा है। आपने अभी 2 दिन पहले देखा होगा जो आवश्यक लोकल एक्ट्स में जो प्रोविजंस करने हैं, जैसे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारे लोकल एक्ट्स हैं, नए कानून आने के बाद से उनमें जो परिवर्तन किया जाना है उसके बारे में भी शासन के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है और जल्द ही प्रख्यापित होगा और जब सदन चलेगा तो उसको कानून में बदला जाए। तो पूरा सिस्टम हमारा इस कार्य में लगा था। आप सभी इस पूरे इकोसिस्टम के एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आपके माध्यम से भी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या आम जनता है, उनको भी हम लोगों को एजुकेट भी करना है, उनको बताया भी जाना है। इस ध्येय से ही आज की ये जो वार्तालाप आयोजन किया जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो पे भी ये चीज़ें चल रही हैं। 1 तारीख को जब ये फॉर्मली जब नए कानून लागू हो जाएंगे तो उस दिन एक विशेष कार्यक्रम हर एक थाने में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वहाँ के जो भी पब्लिक है, अच्छे लोग हैं, उनको सबको बुलाया जाएगा। लेकिन जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं वो साइमल्टेनियसली पूर्ववत ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर नया हो जाए और उसके बाद से पुरानी चीज़ों का क्या होगा, ये बहुत सारे लोगों में उत्सुकता रहती है। तो उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। यहाँ जो उपस्थित एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से तैयारियाँ की गई हैं और कितनी हमारी तैयारी है। और उसके बाद से जो क्वेश्चन आंसर होगा उसमें हमारे जो विभिन्न वर्टिकल्स के हेड बैठे हैं वो आपको आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करेंगे। और मैं केवल इतना अवश्य बताऊंगा कि जो शासन की मंशा है या भारत सरकार की जो अपेक्षाएं हैं कि हम 1 तारीख से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है
वो उच्चतम मापदंडों को कायम रखते हुए ये इन तीनों जो कानून हैं उनको लागू करने में सफल होगी और हम किसी भी राज्य से इसको इम्प्लीमेंट करने में पीछे नहीं रहेंगे और इसके लिए आवश्यक ट्रेनिंग, आवश्यक संसाधन, आवश्यक इक्विपमेंट्स सभी चीज़ें हम समय से अपने आप को इक्विप कर लेंगे और जो आने वाली चीज़ें होंगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो अखिल भारतीय लेवल पे होंगी, जो छोटी-छोटी समस्याएँ आएँगी उसके लिए भी भारत सरकार के विभिन्न विभागों में और हमारे यहाँ भी नोडल ऑफिसर्स की भी सूची तैयार की गई है और ये सभी जिलों को बताया गया है कि आप कोई भी समस्याएं हों उसका समाधान हम करेंगे। हमारे लोगों ने जो पैम्फलेट्स वगैरह बनाए हैं और जो थानों में बांटे हैं वो हमने आपको कुछ दिया है, कुछ पैम्फलेट्स लगे हैं, ऐसे पैम्फलेट्स थानों में भी डिस्प्ले किए गए हैं और ये हम लोगों ने एक छोटी सी हैंडबुक भी सभी पुलिस वालों के लिए बनाई है जिसमें पुराने कानून और नए कानून में जो धाराओं का अंतर है तो उसका कंपैरिजन भी है और इसके पहले सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो हमारे जो आरक्षी और मुख्य आरक्षी थाने में FIR दर्ज वगैरह करते हैं उनको भी सबसे पहले ट्रेन किया था ताकि जब जैसे ही आपको पता है कि सभी चीज़ें CCTNS से गवर्न होती हैं वो ऑटोमेटिक मोड पे जिस दिन 1 तारीख के पहले वाली रात में वो ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो जाएगा तो हमारे लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आयोजन के लिए मैं DIG को भी और हमारे सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत